रोहित का हाथ वहीं रुक गया। उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। पीछे से आई आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। सामने वाली खिड़की के पास, जहां कुछ देर पहले कोई नहीं था, अब एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सफेद बाल, हल्का झुका हुआ शरीर, कंधों पर पुरानी ऊनी शॉल और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो आदमी खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था, जैसे उसे रोहित की मौजूदगी से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रोहित कुछ पल तक उसे घूरता रहा। उसे याद था कि जब उसने डिब्बे में चारों तरफ देखा था, तब वहां कोई नहीं था। फिर ये अचानक आया कब? बाहर बिजली चमकी। उसकी रोशनी बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता। अंकल जी, आप कब आए? मैं तो अभी तक पूरे डिब्बे में अकेला था। मैंने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जब तुम उस बैग को देखने में व्यस्त थे, तभी आ गया। रात के सफर में आदमी अक्सर अपने डर में इतना उलझ जाता है कि आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। रोहित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसका डर पूरी तरह गया नहीं था। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। डिब्बे में फिर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। कहाँ जा रहे हो बेटा? दिल्ली। इंटरव्यू है, नौकरी का मौका है, इसलिए रात में ही निकलना पड़ा। अच्छा है, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। डर चाहे जितना हो, सफर तो करना ही पड़ता है। रोहित को बूढ़े की बातों में एक अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद अब रात आसानी से कट जाएगी। उसने थोड़ा सहज होकर बातचीत शुरू की। अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका घर कहाँ है? घर बहुत दूर है, इतना दूर कि अब लौटना आसान नहीं। ये जवाब सुनकर रोहित थोड़ा उलझ गया। उसने सोचा शायद बूढ़ा किसी निजी बात की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने अचानक पूछा, तुम रात के सफर से डरते हो, है ना? थोड़ा, मतलब अकेला सफर हो तो ज्यादा सोचने लगता हूँ। कभी सामान की चिंता, कभी चोरों की, कभी किसी अनहोनी की। बस दिमाग अपने आप कहानियां बनाने लगता है। डर बुरा नहीं होता बेटा, कई बार वही इंसान को बचा लेता है। लेकिन हर आवाज, हर परछाई और हर चेहरे से डरना भी ठीक नहीं। रोहित कुछ बोलता, उससे पहले ट्रेन अचानक हल्का सा झटका खाकर धीमी हुई। लाइटें फिर एक बार झपकी। इस बार डिब्बे का अंधेरा कुछ सेकंड ज्यादा देर तक रहा। जब रोशनी वापस आई तो रोहित ने अनजाने में बूढ़े के पैरों की तरफ देखा। उसे लगा जैसे फर्श पर कोई साफ परछाई नहीं है। उसने तुरंत नजर हटा ली। नहीं, शायद रोशनी की वजह से ऐसा लगा होगा, उसने मन ही मन सोचा। अंकल जी, ये बैग आपका है क्या? हाँ, कभी था। रोहित चौंका। कभी था? ये कैसा जवाब था? मतलब आपका बैग है तो है, कभी था से क्या मतलब? कुछ चीजें आदमी की होते हुए भी उसकी नहीं रहती, और कुछ चीजें उससे छिन जाने के बाद भी उसी की रहती हैं। बाहर बारिश और तेज हो गई। खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज अब किसी लगातार बजती ढोलक जैसी लग रही थी। रोहित को बूढ़े की बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन उनमें ऐसा खिंचाव था कि वो सुनता चला जा रहा था। अंकल जी, आपने अभी कहा था कि डर इंसान को बचा भी लेता है। क्या आपके साथ कभी कुछ हुआ था? बूढ़े ने खिड़की से नजर हटाई। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, हाँ बेटा, इसी ट्रेन में कई साल पहले
उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। डिब्बा लगभग खाली था। मेरे पास यही बैग था। इसमें मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। कुछ कागज, कुछ गहने और कुछ ऐसी यादें जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। रोहित ध्यान से सुनने लगा। ट्रेन अब घने अंधेरे वाले इलाके से गुजर रही थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के लगभग 1 बजे होंगे। अचानक 3 आदमी इस डिब्बे में चढ़े। उनके चेहरे गमछों से ढके हुए थे। पहले उन्होंने इधर उधर देखा, फिर उनकी नजर मेरे बैग पर टिक गई। उनमें से एक मेरे पास आया और बोला, बूढ़े बूढ़े बैग दे दे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि इसमें मेरी पूरी जिंदगी है। फिर उन्होंने क्या किया? बूढ़े की आंखें कुछ पल के लिए खाली सी हो गईं। उसने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, फिर डराया, और जब मैंने फिर भी बैग नहीं छोड़ा, तब उनमें से एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रोहित के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसे अचानक महसूस हुआ कि डिब्बे की हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी है। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, और फिर उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसी क्षण बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा डिब्बा कांप उठा। रोहित के मुंह से अनायास निकला, क्या? और यहीं से उस बातचीत ने ऐसा मोड़ लिया जहां रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके सामने बैठा आदमी कोई साधारण मुसाफिर नहीं है।